चार्ली अपने हाथ से इशारा करते हुए डर के साथ कहता है, वो कौन है? जब जाटव और लखन उस तरफ अपनी नजरें करते हैं जिस तरफ चार्ली ने इशारा किया था, तो जाटव और लखन की जान भी हलक में आ जाती है। वो दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं कि डर के कारण कुछ और बोल ही नहीं पाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि नदी के किनारे पर ही एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी पकड़ कर रखी हुई थी। अंधेरे में खड़े होने के कारण उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर वो कुल्हाड़ी चांदी की थी, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि उस पर जो अजीब से मंत्र और निशान बने हुए थे वो साफ साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी को देखकर चार्ली समझ गया था कि कुछ देर पहले उन्हें जो यक्षिणी नदी के अंदर नजर आई थी वो एक छलावा था, और वो छलावा किसी और ने नहीं बल्कि उसी हट्टे कट्टे आदमी ने किया था, जो इस वक्त नदी के दूसरे किनारे पर अंधेरे में खड़ा हुआ था। पर उसके समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने वो छलावा उनके साथ क्यों किया था, वो उनसे क्या चाहता था। चार्ली ने अंधेरे में खड़े उस शख्स को इससे पहले कभी नहीं देखा था। चार्ली हिम्मत करते हुए उस आदमी से हकलाते हुए पूछ पड़ता है, कौन हो तुम? वो आदमी भारी आवाज में कहता है, मैं हूं भक्षानर, तुम सबका काल। जैसे ही चार्ली ये आवाज सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही हाल जाटव का भी था, वो भी डर से कांपने लग गया था। चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, क्या कहा भक्षानर? वो आदमी को जवाब नहीं देता है, वहीं पर खामोशी के साथ खड़ा रहता है। लखन डरते हुए कहता है, अब ये भक्षानर कौन है? चार्ली कहता है, भक्षानर कौन है वो जानकर तू क्या करेगा? पहले अपनी जान तो बचा ले। मैं बोल रहा था ना, पास मत जा, अब सब मरेंगे। जाटव डरते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पर मूर्ति बनकर क्या खड़े हो? अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। दिख नहीं रहा कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है उसके हाथ में, जैसे शैतान की कुल्हाड़ी हो। जाटव के इतना कहते ही चार्ली और लखन भागने के लिए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर वो तीनों पीछे मुड़ ही नहीं पाते। पीछे मुड़ना क्या, वो तीनों तो अपनी जगह पर से भी हिल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उन तीनों के पैरों को कसकर पकड़ कर रखा हो। उनके पैर उसी जगह पर बंध गए थे। लखन घबराते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे हैं? लखन ने इतना कहा ही था कि तभी जाटव, लखन और चार्ली तीनों एक साथ उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ अपने आप खींचे चले जाने लग जाते हैं, जैसे वो आदमी अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों को अपनी तरफ खींच रहा हो। वो तीनों चीखते चिल्लाते रहते हैं, पर कुछ नहीं होता है। वो तीनों उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ जाते रहते हैं। वो तीनों नदी के किनारे पर आकर ही रुक जाते हैं, जहां पर वो आदमी खड़ा हुआ था। पास आने पर उन तीनों को ही उस हट्टे कट्टे आदमी का चेहरा नजर आने लग गया था। जब चार्ली की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चार्ली अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, युग, तुम? जाटव भी चार्ली के साथ ही बोल पड़ता है, ये तो युग है। ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो युग? ये सब तुम हमारे साथ कैसे कर पा रहे हो? उन तीनों के सामने बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो किसी और की नहीं बल्कि खुद भक्षानर की थी, जिससे वो अपने समय में शिकार किया करता था। युग की आंखें पीले रंग में चमक रही थी, साथ में उसकी कलाई पर जो 5 निशान आए थे वो भी चमके जा रहे थे। सिर्फ आंखें और निशान ही पीली रोशनी के साथ नहीं चमक रहे थे, बल्कि उसके शरीर में से हल्का हल्का काला धुआं भी निकल रहा था, ठीक उस तरह जिस तरह अनुराग के शरीर के अंदर से निकला करता था जब उसके अंदर भक्षानर का अंश समाया हुआ था। चार्ली हिम्मत करते हुए फिर युग से बोल पड़ता है, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो युग? हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाटव भी बोल पड़ता है, हाँ युग, हमने कुछ नहीं किया है, और रही वो यक्षिणी के बारे में बात करने की, तो वो नशे में मुंह से निकल गई। हमारे वैसे बिल्कुल इरादे नहीं थे जैसा तुम समझ रहे हो। लखन भी बोल पड़ता है, हाँ युग, तुम जो भी हो हमें जाने दो। तुम्हें पता है ना हम पुलिस वाले हैं, और पुलिस वालों को मारने की क्या सजा होती है। हमें मारकर तुम भी नहीं बचने वाले हो। लखन की ये बात कहते ही युग और गुस्से के साथ उन्हें घूरने लग जाता है। चार्ली लखन पर चिढ़ते हुए कहता है, तू अपना मुंह बंद रख लखन, हमेशा बनी बनाई बात को बिगाड़ देता है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं युग को अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा और नेक लड़का है, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। वो हमें कुछ नहीं करेगा, है ना युग? इतना कहकर चार्ली ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाने की कोशिश करने लग जाता है और युग को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। युग गुस्से के साथ ही उन तीनों को घूरते हुए कहता है, युग अच्छा लड़का है नहीं बल्कि था। अब वो बुरा बन चुका है, भक्षानर बन चुका है, और अब वो तुम तीनों की बलि देगा। बलि!
इतना कहकर युग गुस्से के साथ अपनी कुल्हाड़ी को पीछे ले जाता है और उन तीनों पर वार करने के लिए तेजी के साथ आगे लाने लग जाता है। युग की बड़ी सी कुल्हाड़ी की धार चार्ली की गर्दन पर पड़ने ही वाली थी कि तभी एक तेज चमकदार सफेद रोशनी होती है। इतनी तेज कि युग को भी कुछ पल के लिए कुछ नजर नहीं आता है। चारों तरफ बस सफेद रोशनी बिखर गई थी। कुछ देर बाद जब वो रोशनी कम होती है तो युग देखता है कि उसने जो कुल्हाड़ी का वार किया था वो खाली चला गया था। जाटव, चार्ली और लखन अभी भी जिंदा थे और उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी युग के सामने ही खड़ी हुई थी, जिसने अपने सिर पर अपना ताज पहन कर रखा हुआ था। युग गुस्से के साथ यामिनी से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो यामिनी? यामिनी पलटकर जवाब देती है, आपको लेने के लिए युग बाबू, चलिए यहाँ से। युग कहता है, मैं आता हूँ यामिनी, पर इनकी बलि देने के बाद तुम जाओ यहाँ से। जैसे ही चार्ली युग के मुंह से ये बात सुनता है, उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर युग को हो क्या गया था, वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा था। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली, और तो और मैं आपको इन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। युग गुस्से के साथ कहता है, मेरे काम में बाधा उत्पन्न मत करो यामिनी, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैंने कह दिया है कि मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। युग भी उतने ही आक्रोश के साथ पलटकर कहता है, और मैं भी इन्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला यामिनी, आखिर आज अमावस्या है, इन्हें तो मरना ही होगा। यामिनी फिर युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप किसे मारने का कह रहे हैं युग बाबू? जरा सामने एक बार अच्छे से देख तो लीजिए, वो चार्ली जी हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। जैसे यामिनी ये बात बोलती है, चार्ली अपने शर्ट की बटन ठीक करने लग जाता है। युग झट से पलट कर कहता है, चार्ली है तो मैं क्या करूं यामिनी, पर आज अमावस्या भी है, और भूलो मत जब तुम डायन बनती थी तब तुम भी बस शिकार को देखती थी, ना कि ये देखती थी कि उस शिकार से तुम्हारा क्या रिश्ता है। युग यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, तुम्हारी माँ ने भी तो अमावस्या की रात मेरे दादा को मार दिया था, ये जानते हुए कि वो मेरे पापा के सब कुछ है। पहले तो युग की ये बात सुनकर यामिनी को बहुत गुस्सा आता है कि वो उससे इस तरह कैसे बात कर रहा था, पर वो जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए युग को समझाने की कोशिश करते हुए फिर बोल पड़ती है। यामिनी पलट कर कहती है, पर युग बाबू, मेरी माँ अभिशापित थी, इस वजह से वो ऐसा करती थी। शिकार करना उनकी मजबूरी थी, आपकी नहीं। वो अभिशापित थी पर आप अभिशापित नहीं है। युग आक्रोश के साथ कहता है, किसने कहा यामिनी कि मैं अभिशापित नहीं हूँ? मेरा तो पूरा वंशज ही अभिशापित है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं भक्षानर हूँ और मेरा तो काम ही लोगों की बलि चढ़ाना है। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, तो आप नहीं मानने वाले युग बाबू? युग झट से पलट कर कहता है, जब तक इन तीनों की बलि नहीं चढ़ा देता तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला यामिनी। यामिनी भी आक्रोश भरे लहजे के साथ बोल पड़ती है, तो फिर ठीक है युग बाबू, मैं भी देखती हूँ कि आप मेरे होते हुए इनकी बलि कैसे चढ़ाते हैं। युग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, अभी बताता हूँ यामिनी कैसे चढ़ाता हूँ। युग फिर से अपनी कुल्हाड़ी से उन तीनों पर वार करने लग जाता है। यामिनी भी उसी वक्त अपने ताज की शक्ति से एक तलवार बनाती है और उससे युग की कुल्हाड़ी का सामना करने लग जाती है। युग और यामिनी दोनों एक दूसरे से कुल्हाड़ी और तलवार से लड़ने लग जाते हैं। यामिनी युग से लड़ते हुए ही चार्ली से कहती है, तुम तीनों यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। यामिनी के ये बात कहते ही वो तीनों अलग अलग दिशा में जिसको जहाँ ठीक लगता है वहां पर भागने लग जाता है। ये देखकर युग को और गुस्सा आ जाता है। वो और फुर्ती के साथ यामिनी से लड़ने लग जाता है। युग तो अपनी पूरी जान लगाकर यामिनी से लड़ने में लगा हुआ था, पर यामिनी संभल कर लड़ रही थी, जैसे वो बस युग को रोकना चाहती थी, ना कि उसे चोट पहुंचाना। इसलिए बस वो उसके हर हमले को रोक रही थी, उस पर पलटकर कोई वार नहीं कर रही थी। युग ने भी ये बात बहुत जल्द भांप ली थी, इसलिए वो यामिनी को चकमा देकर जाटव के सीने पर वार करने के लिए जाने लग जाता है, पर वहां पर भी युग से पहले यामिनी आ जाती है और उसे बचा लेती है। युग जिस पर भी अकेले वार करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर उससे पहले यामिनी पहुंच जाया करती थी और उसके हर एक वार को रोक दिया करती थी। चार्ली ये सब देखकर सबसे ज्यादा शॉक्ड था। आखिर वो शॉक्ड होता भी कैसे नहीं? वो यक्षिणी जो मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी, आज वही यक्षिणी 3 मर्दों की जान बचाने में लगी हुई थी, वो भी किसी और से नहीं बल्कि युग से। वो युग जिसे खून खराबा जरा भी पसंद नहीं था। युग यामिनी से लड़ते हुए थकने लग गया था। युग से लड़ते हुए यामिनी बार बार आसमान की तरफ देखे जा रही थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। रात जैसे जैसे गुजरते जा रही थी, युग यामिनी के सामने वैसे वैसे कमजोर पड़ने लग गया था और इस चीज का एहसास यामिनी को भी होने लग गया था।
पर तब भी युग यामिनी से लड़ने में लगा हुआ था। यामिनी युग से लड़ते हुए मन में सोचती है, बस थोड़ी देर और यामिनी, अमावस्या खत्म ही होने वाली है, ऐसे ही रोके रख युग बाबू को। युग समझ गया था कि वो अगर एक एक के पास भागते हुए जाएगा अपने शिकार को मारने के लिए, तो यामिनी उसे कैसे न कैसे करके रोक ही लेगी, इसलिए उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। युग के दिमाग में कुछ आता है और वो उन तीनों को मारने न जाते हुए वहां पर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे उन्हें काटने लग जाता है। युग को ऐसा करते देख यामिनी को बहुत अजीब लगता है, उसके कुछ समझ ही नहीं आता है और वो भी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। यामिनी मन में सोचने लग जाती है, ये युग बाबू कर क्या रहे हैं। यामिनी कुछ सोच पाती उससे पहले युग 3 बड़े बड़े पेड़ कुल्हाड़ी के एक ही वार से काट देता है और उन पेड़ों को अपने अंदर की बवंडर की शक्ति का प्रयोग करके उस दिशा में भेज देता है जहां पर चार्ली, जाटव और लखन भाग रहे थे। वो तीनों उन पेड़ों के तने से टकरा जाते हैं और लुढ़कते हुए एक ही जगह पर आकर वापस से मिल जाते हैं। उसी वक्त युग एक और बवंडर बनाता है जो यामिनी की तरफ भेजता है। घाट की रेत उड़ने लग जाती है, जिस कारण यामिनी को कुछ नजर ही नहीं आता है। युग उन तीनों की तरफ कुल्हाड़ी लेकर भागने लग जाता है। यामिनी भी जैसे तैसे करके उन्हें बचाने के लिए उस तरफ भागने लग जाती है। वो तीनों अभी वापस से अपनी जगह पर खड़े हुए थे कि यामिनी के वहां पर पहुंचने से पहले ही युग वहां पर पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उन तीनों की गर्दन पर वार कर देता है। एक ही झटके के साथ उन तीनों की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और उनके सिर कटकर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। जब यामिनी वहां पर पहुंचती है तो उसके चेहरे पर उन तीनों के खून के छींटे पड़ जाते हैं, जैसे युग ने वार उन तीनों की गर्दन पर नहीं किया हो बल्कि यामिनी के चेहरे पर किया हो। चार्ली, जाटव और लखन को इस तरह मरते देख कुछ पल के लिए यामिनी शोक में चली जाती है, एकदम खामोश हो जाती है, पर अगले ही पल उसके अंदर की ज्वाला भड़क जाती है और वो दहाड़ती हुई शेरनी की तरह युग से कहती है, ये आपने क्या किया युग बाबू, क्यों मारा इन्हें। युग भी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, मारा नहीं यामिनी, बलि चढ़ाई है, बलि, और अभी तो बहुतों की बलि चढ़ाना बाकी है, सबको मार दूंगा मैं। इतना कहकर युग चार्ली, जाटव और लखन के जो सिर नीचे कटकर गिरे हुए थे उनके बालों को पकड़ते हुए अपने एक ही हाथ में उठाता है और उनके सिर लेकर वहां से जाने लगता है। जाते हुए युग कस कस कर हंसने लग जाता है। उसकी हंसी हूबहू भक्षानिर की हंसी की तरह थी। यामिनी मायूसी के साथ घुटनों के बल घाट पर ही बैठ जाती है, जैसे युग तो जीत गया था पर वो अंदर से हार चुकी थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।